इस बार भाजपा को एक नया नैरेटिव खोजना होगा। इस सप्ताह संसद में जो कुछ हुआ वह राजनीति में सत्ता के बदलते समीकरणों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री को विपक्ष की बेंचों से उठ रहे शोरगुल भरे नारों के बीच अपनी बात कहने के लिए 2.5 घंटे तक परेशान होना पड़ा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के उत्तर के दौरान मणिपुर के नारे गूंजते रहे। उससे पहले भगवान शिव और अन्य धार्मिक नेताओं की तस्वीरों से लैस आक्रामक रुख वाले राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा नेता असली हिंदू नहीं है। ये अलग बात है कि राहुल के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि भाजपा आमतौर पर दावा करती है कि ये उसका कॉपीराइट है, लेकिन 2024 से पहले ऐसे दृश्य की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। मोदी ने उसी का अपने तरीके से आक्रामक जवाब देने का कोशिश किया, जिसमें उन्होंने दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को ख़त्म करने के साजिश के रूप में भी कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ा, जबकि नौकरियों को संविदा पर देकर, ठेके पर काम देकर वह काम वे खुद कर रहे हैं। मोदी के भाषण में कई असंसदीय शब्द जैसे सोले की मौसी, चोरी, बाल बुद्धि, बहुत सारी ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जो प्रधानमंत्री की गरिमा को ही तार तार करते नजर आए। 2014 में मोदी बदलाव की लहर पर सवार थे। वे यथास्थिति को तोड़ने वाले एक आउटसाइडर थे। वो एक गांधी परिवार की वंशावली और कुलीन पृष्ठभूमि के खिलाफ खुद को प्रभावी ढंग से अलग करने वाले सेल्फ मेड व्यक्ति थे, जो दिल्ली के लुटियन गिरोह को ध्वस्त करने जा रहे थे। 2019 में उनका मूल संदेश दूर राष्ट्रवादी से प्रेरित था। वे सख्त और किसी को भी नहीं बख्शने वाले जोखिमों से निडर नेता थे। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा हस्तक्षेप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे नैरेटिव ने उस व्यक्तित्व की पुष्टि की। मैंने यहाँ नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि उसकी जांच की अंतिम रिपोर्ट अभी तक देशवासियों को नहीं मिल पाई है। लेकिन 2024 में मोदी को उम्मीद थी कि राम मंदिर और उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन इस बार भाजपा सिर्फ बहुमत से ही नहीं पिछड़ी, बल्कि उसके पास देश को बताने के लिए कोई नई कहानी भी नहीं है। वंशवादी राजनीति पर हमला, जो एक समय बहुत दमदार था, अब दम तोड़ चुका है। प्रियंका गांधी के लोकसभा में प्रवेश करने के साथ ही गांधी परिवार के तीनों सदस्य सदन में होंगे। 50 साल पुरानी इमरजेंसी की याद दिलाना आज किसी वास्तविक भावनाओं को नहीं जगाता। हिंदुत्व से भी आज पहले जितना लाभ नहीं मिलता। देश के युवाओं जो लीक हुए परीक्षा पत्रों और हेरफेर किए गए परिणामों से पहले ही अलग थलग पढ़ चुके हैं, को अपने से जोड़ने के लिए एक नए स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। याद रखें, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां 65% से ज़्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। क्या वे वाकई अतीत की बहसों में शामिल होंगे, या वे दीर्घकालिक भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में सुनना चाहेंगे? 1.5 GB डाटा से फुर्सत मिले तो कुछ सोचें। आज मोदी की भूमिका को पग पग पर आंका जाएगा और कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए उसे लंबा रास्ता तय करना है। राहुल गांधी असफलताओं के एक दशक के दौरान टिके रहने और उपहास का कटाक्ष सुनने के बाद भी हार न मानकर उन्होंने भाजपा के लिए उन्हें नज़रअंदाज करना लगभग असंभव बना दिया है। विपक्ष के नेता की अधिकृत भूमिका इसे और भी जटिल बना देती है। मोदी की चुनौती यह नहीं है कि अपने सहयोगियों को कैसे मैनेज किया जाए, बल्कि उनकी चुनौती यह है कि अपने तीसरे कार्यकाल के लिए एक ऐसा शक्तिशाली नैरेटिव या संदेश कैसे खोजा जाए जिसे सुनकर लोगों को ऐसा ना लगे कि इससे पहले भी इसे सुना गया है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए यह आसान है कि मोदी को झूठ और जुमलों पर घेर के रखे, उतना ही काफ़ी है इस बार भाजपा को हिलने डुलने से रोकने के लिए।